हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर 94 पर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 10 के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव। मैंने कक्षा 10 के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव 1वां अध्याय और 2वां अध्याय और 3रा अध्याय मैंने करवा चुका हूँ और आज लेके आया हूँ 4था अध्याय, और जिस अध्याय का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव आज हम लोग देखने वाले हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से जितने सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव को आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस पूरे वीडियो में। तो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, सारा ऑप्शन दिखना चाहिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा उष्मीय। क्या आंसर होगा? उष्मीय। अब बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? ऑप्शन है 0.36 गुना 10 पर पावर 10 जूल, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 जूल, 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल, इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, किन के बराबर होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। मतलब हम लोग का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन, उष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन है हमारे पास बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि डायनमो का सिद्धांत आधारित है। डायनमो का सिद्धांत आधारित है। अब देखते हैं डायनमो का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, धारा के उष्मीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो डायनमो का सिद्धांत जो आधारित है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनमो का सिद्धांत आधारित है किस पर है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अब आते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। छठा का जो आंसर होगा वो होगा दोनों धाराएं। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 ये कह रहा है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? ऑप्शन है निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, हाइड्रोजन भरी रहती है। तो विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी रहती है? तो उसमें रहती है निष्क्रिय गैस भरी रहती है। निष्क्रिय गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है? तो निष्क्रिय गैस भरा रहता है। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 ये कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। ठीक,
50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज और 80 हर्ट्ज। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 50 हर्ट्ज। मतलब भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अब आते हैं अगला सवाल की ओर। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 ये कह रहा है कि हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 220 वोल्ट। मतलब हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच जो विभवांतर होती है वो कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। अब देखते हैं हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव। अगला ये है कि विद्युतमय तार किस रंग का होता है? विद्युतमय तार किस रंग का होता है? ऑप्शन है हरा रंग, लाल रंग, काला रंग, नीला रंग। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा लाल रंग का। विद्युतमय तार किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। अब आते हैं अगला ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नंबर कितना है? और हाँ, ये देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सेंगसम का पर्चा आ रहा है। अब सेंगसम का जो पर्चा है मैं आपको यहाँ पे ना एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आप यदि कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और आप यदि लाना चाहते हैं 400 प्लस नंबर, तो आपको ये जो सेंगसम का मोबाइल है ना ये छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? तो यदि आप चाहते हैं कि मेरा 400 प्लस नंबर आए, तो 400 प्लस नंबर आए तो मोबाइल का जो आप ये लत लगा है वो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ाई में यूज करिए मोबाइल का और सही सही यूज कीजिए। बाकी जगह मतलब फालतू चीज़ों में मोबाइल की यूज़ नहीं करना है। ठीक, तो बढ़ते हम लोग आगे। गुस्सा मत होइएगा, आप ही लोग के लिए बोले हैं। ठीक है, नून रोटी खाएंगे, ज़िंदगी संग है बिताएंगे, क्या समझे? अगला ऑब्जेक्टिव देखिए फटाफट। घरेलू विद्युत, अगला ऑब्जेक्टिव ये है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, लाल रंग होता है कि हरा रंग होता है कि काला रंग होता है कि पीला रंग होता है? इनका जो आंसर होगा वो होगा काला रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, कैसा होता है? तो काला होता है। अब देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव। अगला ये है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक है वेबर, टेस्ला, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो टेस्ला क्या होगा? सही होगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला होता है। अब बढ़ते हैं अगला ऑब्जेक्टिव की ओर। अगला है 13 नंबर सवाल। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा सा सवाल है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन 4 है। फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन? फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। अब आते हैं अगला ऑब्जेक्टिव। अगला सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे भाई, मेरे छोटे सा नन्हा सा लिटिल बॉय। अब देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव। ये 14 नंबर ऑब्जेक्टिव ये कह रहा है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक के प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। ऑप्शन है धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अब देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव। अगला ये है कि निम्नलिखित में पदार्थों में कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, ऑप्शन है लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। इनमें से बताना है कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, चुंबकीय पदार्थ ये जो पीतल है ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इनका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ये ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 ये कह रहा है कि पृथ्वी का विभव होता है। पृथ्वी का विभव होता है तो क्या होता है? ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। पृथ्वी का विभव कैसा होता है? तो वो होता है शून्य। पृथ्वी का विभव होता है
तो शून्य होता है। अब आते हैं सवाल नंबर 17 की ओर। सवाल नंबर 17 ये है, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन, और डी नंबर है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो 17 का जो आंसर होगा वो होगा डी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब आते हैं अगला ऑब्जेक्टिव ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा। अब देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। आगे सेंटेंस है, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है, इनमें से कोई घटना नहीं घटती। तो 18 का जो आंसर होगा वो होगा सी, चालक पर बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करता है, चालक पर बल उत्पन्न करता है। अब आते हैं सवाल नंबर 49, ये 49 बोलते हैं, सॉरी 19 नंबर है सवाल। सवाल नंबर 19 ये कह रहा है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। किस नियम से, ये पूछ रहा है हम लोगों से। सवाल ये है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, इनमें से किसी नियम से नहीं। तो 19 का जो आंसर होगा वो होगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। मतलब 19 का क्या होगा, 19 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 ये कह रहा है कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा पर, दिष्ट धारा पर, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, दोनों धाराओं पर, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो आंसर होगा वो होगा दोनों, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर। अब आते हैं सवाल नंबर 21। फिर से वही मोबाइल, फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, मोबाइल का लत छोड़िए, सिर्फ मोबाइल से पढ़ा कीजिए, मेरा ऑब्जेक्टिव। जितेंद्र सर 94। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। ऑप्शन है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यह देखिए ऑप्शन हमारे पास कितना है, 4 है। अब इन 4 में से कौन सा होगा, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, किस पर आधारित है, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव दोनों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब आते हैं अगला ऑब्जेक्टिव। अगला ये है 22 नंबर कि डायनमो के द्वारा बदला जाता है, डायनमो के द्वारा बदला जाता है, क्या बदला जाता है। ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो डायनमो द्वारा जो बदला जाता है वो बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। तो 22 का एक क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं हम लोग 23वां नंबर सवाल। 23वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। क्या बदला जाता है, देखते हैं। ऑप्शन है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो 23 का जो आंसर होगा वो होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, विद्युत मोटर बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 ये है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है।
ऑप्शन है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से और ओटेंड के नियम से। तो 24 का जो आंसर होगा वो होगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। अब आते हैं सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 ये कह रहा है, सवाल नंबर 25, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होती है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होती है। ऑप्शन है परिमाण, दिशा, ए और बी दोनों, मतलब ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो होता है ये सदिश राशि। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। तो जो भी सदिश राशि होती है तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, तो इनका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? सही होगा। मतलब उसमें परिमाण भी होता है और दिशा दोनों होता है, तो ए और बी दोनों होगा। अब आते हैं अगला ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नंबर कितना है? 26। बड़ा ऑब्जेक्टिव है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 26वां नंबर सवाल ये है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का। अब अगला ऑप्शन हम लोग देखेंगे। अगला ऑप्शन यहाँ पे जो डॉट 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 यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। 26 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सही होगा, समानुपाती होता है। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 ये कह रहा है कि किसी क्षार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? सब फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, किसी क्षार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? ऑप्शन है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। तो 27 का जो आंसर होगा वो होगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। मतलब चुंबकीय क्षार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्या होती है? वो होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 ये कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? रूपांतरित मतलब बदलता। तो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? ऑप्शन है तापीय ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में। 28 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब स्थितिज ऊर्जा में क्या करती है? रूपांतरित करती है। अब आते हैं सवाल नंबर 29। इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हो गया छोटा। अब पढ़ते हैं इनको। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं वोल्टमीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो आंसर होगा वो होगा आमीटर। अब आते हैं लास्ट सवाल। लास्ट सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट। लास्ट सवाल ये है कि माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे? खगोलीय शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे, या फिर रसायन शास्त्री थे, या फिर भूविज्ञानिक थे। जो 30 का जो आंसर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट वो होगा भौतिक शास्त्री थे। माइकल फैराडे क्या थे? एक भौतिक शास्त्री थे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके ज़रा बताइएगा कि ये जो मैंने आज पढ़ाया ऑब्जेक्टिव ये आपको कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए, ज़रा हमको बताइए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कमेंट के ज़रिए आप हमको बताइए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, और उनके बाद मैं अगले वीडियो में अच्छा क्वेश्चन लाने का कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।